स्टेप 2 में ऐसे मरीज आते हैं जिनको अलामत 2 से ज़्यादा हों, महीने में 2 से ज़्यादा हों। और स्टेप 3 के अंदर हफ्ते में 1 दफ़ा। स्टेप 4 के अंदर हफ्ते में ज़्यादातर दिनों के अंदर उसको अलामत आती हैं। और स्टेप 5 में सारा दिन उसको ये अलामत रहती हैं। स्टेप 1 और 2 के दरमियान एयर थेरापी का इस्तेमाल किया है। स्टेप 3 एंड 5 के दरमियान मार्ट थेरापी का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि स्टेप 1 और 2 में अडल्ट्स के अंदर लो डोज ICS, फॉर्मिट्रोल, SOS देंगे, हस्ब ज़रूरत देंगे। लेकिन बच्चों में स्टेप 1 के अंदर लो डोज ICS के साथ साबा और स्टेप 2 में लो डोज ICS डेली देंगे। स्टेप 3 में अडल्ट्स के अंदर लो डोज ICS डेली देंगे। बच्चों में वेरी लो डोज ICS, फॉर्मिट्रोल देंगे। स्टेप 4 में अडल्ट्स के अंदर मॉडरेट डोज ICS, फॉर्मिट्रोल देंगे। बच्चों में लो डोज ICS, फॉर्मिट्रोल के साथ लामा देंगे और उसके साथ मोंटिलोकास्ट ऐड करेंगे। स्टेप 5 के अंदर हाई डोज ICS, फॉर्मिट्रोल के साथ लामा और उसके साथ लो डोज एजिथ्रोमाइसिन, लो डोज ओरल स्टीरॉइड्स और इसके अलावा जो लेटेस्ट मेडिसिन हैं दमे के बारे में, बायोलॉजिकल एजेंट्स और फिनोटाइपिक असेसमेंट करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर ओमालिजुमाब सबसे मशहूर ड्रग है जो पाकिस्तान में जुलेर के नाम से आती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में लगाई जाती है जिसमें दमे की बाकी मेडिसिन काम नहीं करती। इसकी लगाने की वजह से दमे के मरीजों में काफ़ी बेहतरी आती है। ये ख़ास तौर पर उन मरीजों में लगाया जाता है जो एलर्जिक रिनाइटिस और पोलिप्स के साथ आते हैं। बच्चों में दमे की तशखीस के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि दमे की सारी अलामात होनी चाहिए और उसके साथ कोई रिस्क फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री का होना ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर में एक्जिमा भी हो सकता है, एलर्जिक रिनाइटिस भी हो सकता है, फूड एलर्जी भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में माँ बाप में से किसी एक को दमा हो। बच्चों में तशखीस के लिए दूसरी जो बीमारियाँ उसको भी सामने रखनी है, जैसे अपर एयरवे कफ सिंड्रोम है, फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन है, ब्रोंकिटिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ब्रोंकोपल्मोनरी फिस्टुला और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज शामिल है। इसके अलावा इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं, इमरजेंसी में जो दमे का मरीज आता है उसको हम ऑक्सीजन प्रॉप अप करने के बाद निबुलाइज विद साल्बुटामोल और एटम की जगह इपनेब यूज़ करना है क्योंकि ये सस्ता है थोड़ा। फिर स्टीराइड यूज़ करते हैं, 100 मिलीग्राम स्टीराइड या 250 मिलीग्राम स्टीराइड TDS यूज़ करती हैं। अमाइनोफाइलिन और मैग्नीशियम सल्फेट लगाते हैं। अमाइनोफाइलिन उन मरीजों में नहीं लगाएंगे जिनको पहले दिल की सीवियर बीमारी हो या पहले जो ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स के ऊपर हो। इसको लगाने से पहले ये चेक करेंगे कि इसके साथ कोई मैक्रोडाइट्स तो नहीं दे रहे, क्योंकि मैक्रोडाइट्स के साथ इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसकी डोज अमूमन 250 मिलीग्राम इन 250 ml नॉर्मल साइन IVOD है। मैग्नीशियम सल्फेट 2 ग्राम और 20 मिनट्स लगाते हैं। एंटीबायोटिक्स ऑफ फ्लूइड्स अकॉर्डिंगली देंगे हम, और एड्रेनलिन वहाँ देंगे जहाँ पर सीवियर एस्थमा के अटैक के साथ एनाफिलैक्सिस रिएक्शन। जैसे लास्ट टाइम पिछले हफ्ते में एक लेडी है जिसने अंडा खाया, उसको सीवियर एनाफिलैक्सिस हुआ और वो वेंटिलेटर पे चली गई। इस तरह की कंडीशनों में हम एड्रेनलिन देंगे। फिर अगर किसी मरीज़ का ये इस कंडीशन में भी दमा सेट नहीं होता तो ABGs कराएंगे। ABGs में हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है। इस लेवल को देखते हुए हम ICU में कॉल करके वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देंगे। फिर दमा और इस तरह के जितनी भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हैं उनमें जो हम वेंटिलेटरी सेटिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि ताकि इनको फ्यूचर के अंदर एयर ट्रैपिंग ना हो, बैरोट्रामा ना हो, टेंशन निमोथोरैक्स ना हो। उसके लिए हम ये करते हैं कि एक्सपायरेटरी फ्लो टाइम बढ़ा देते हैं। नॉर्मली 1:2 रेशो होता है, इसमें 1:4 कर देते हैं। तो साथ में रेस्पिरेटरी रेट और टाइडल 1:6 कर देते हैं। जब मरीज ICU से डिस्चार्ज होता है या वार्ड से डिस्चार्ज होता है, फिर हम उसको रिटन SMA एक्शन प्लान देते हैं। ये रिटन SMA एक्शन प्लान बेसिकली इसमें मरीज को बताया जाता है कि आपकी जो बीमारी दमे की है, ये अगर माइल्ड फॉर्म में हल्की है तो ये मेडिसिन यूज़ करनी है, सीवियर है तो फलां मेडिसिन यूज़ करनी है। और साथ में उसको सिखा देते हैं आप पीक एक्सपायरेटरी फ्लोमीटर यूज़ करेंगे। अगर ये 60% से कम हो जाए फिर ओरल स्टीरॉइड लेके आप डॉक्टर साहब से रब्ता करेंगे
और उस रिटन एस्थमा एक्शन प्लान्स के अंदर हम इन्हेलर की टेक्निक भी समझाते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको कर दूँ कि हमारे माशरे में एक मिथ है कि दमे के मरीजों को डॉक्टर साहबान इन्हेलर उस वक्त लिखते हैं जब उसकी बीमारी की शिद्दत आखिरी स्टेज में चली जाती है। ऐसा नहीं है। ये जो इन्हेलर है सबसे इफेक्टिव इलाज है, इसके इफेक्ट्स ज़्यादा हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। दूसरी अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मैदे में जाना होता है, फिर जिगर में जाना होता है, इस तरह उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मरीज़ों को इन्हेलर की टेक्निक समझाती हैं। बहुत सारे मरीज़ों को इन्हेलर की टेक्निक का आइडिया नहीं होता, इन्हेलर की टेक्निक सही नहीं लेते। बहुत सारे लोग हल्का सा सांस ले लेते हैं, ऐसे उसी वक्त फ़ौरन निकाल लेते हैं, मुंह खोल के रखते हैं। इसका लेने का सही तरीका ये है कि आप एक ही लंबा गहरा सांस लेंगे, 10 सेकंड के लिए रोकेंगे और उसके बाद निकालेंगे। ये जैसे ऐसे निकालें। फिर 10 सेकंड के बाद निकालने के बाद आप कुल्ली करेंगे। कुल्ली अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद आपको फंगल इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हैं और आपकी आवाज़ भी बैठ जाएगी और आप शीशे वाला जो बर्तन होता है, जैसे साल्वोमेटिक डिवाइस है जिसके ज़रिए आप सांस ले रहे हैं, इन्हेलर ले रहे हैं, उसको भी आपने महीने में 15 दिन में साफ़ करना है। दमे के वो मरीज जो इसका इलाज प्रॉपर नहीं करते उनको बाद में ABP हो जाता है। ABP बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है। ये ऐसी है जैसे बरसात के दिनों में दीवारों पर फफूंदी पैदा हो जाती है। फिर इसके लिए हम IgE को मॉनिटर करके एंटीफंगल ऐड कर देती हैं 4 से 6 महीने के लिए। अगर फिर भी इलाज प्रॉपर नहीं करते तो वो रेस्पिरेटरी फेलर में चले जाते हैं ये मरीज़। फिर उनको सारी ज़िंदगी एल्टॉड ऑक्सीजन पे रखते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से कुलीग ABPA के मरीज़ों के TB की मेडिसिन खिला रहे होते हैं और इसके बरक्स जो बहुत सारे TB की मेडिसिन पेरिफेरी में होते हैं उनको टाइफाइड की मेडिसिन दे रहे होते हैं। हमें चाहिए कि पहले हम प्रॉपर हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन लें। अल्लाह ताला हम सबको इल्म की समझने की तौफीक अता फरमाए और मरीज़ों को शफा अता फरमाए। थैंक यू सो मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।